जय हिंद विद्यार्थियों। जय हिंद सर। आज के कालखंड में हम सतत या अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करना सीखेंगे। अपने पिछले कालखंड में हमने जो खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी में कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो जो सतत श्रेणी का सवाल है, सतत श्रेणी मतलब जिसमें कि वर्गांतर दिया होता है, इस तरह का हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है ना, प्रमाप विचलन और मानक विचलन एक ही चीज है। यस सर। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग में आता है। हिंदी में अगर प्रमाप विचलन लिखा हो या मानक विचलन लिखा हो तब भी हम उसको एक ही समझेंगे। ठीक। तो ये जो सवाल है ये सतत श्रेणी का सवाल है। सतत श्रेणी के सवाल की क्या पहचान है कि इसमें वर्गांतर दिए होते हैं। वर्गांतर कैसे दिए हुए हैं, जैसे प्राप्तांक 0 से 10, ये वर्गांतर है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है। और इन वर्गों की आवृत्ति दी हुई है, अर्थात इतने अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब इन आंकड़ों का प्रयोग करके हमको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करना। तो हम इन आंकड़ों को एक इस तरह की तालिका में व्यवस्थित कर लेते हैं। तालिका में सबसे पहले आप वर्गांतर लिखोगे, जैसा हमने यहाँ लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इसके सम्मुख क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या यानी आवृत्ति को लिख लेते हैं। जैसे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 12 विद्यार्थी, 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 21 विद्यार्थी, 20 से 30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 23 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 34 हैं, और 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 10 हैं। अब इन आवृत्तियों का हम योग कर लें तो हमको कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये पता चल जाएगा। तो आवृत्तियों का हमने योग किया तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 का शून्य हासिल 1 और 1 2 और 2 4, 2 6, 3 9 और 1 10। इस तरह से सिग्मा एफ यानी n अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 100। ठीक। आगे हमको क्या करना है, ये जो वर्गांतर दिए हैं, वर्गांतर का हमको मध्य मूल्य निकालना है। खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में यही अंतर है ना। खंडित श्रेणी में यहां पर सीधे पद मूल्य दिया होता है, एक संख्या दी होती है, तो हमको ये मध्य मूल्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है। सतत श्रेणी में चूंकि वर्गांतर दिए हैं तो वर्गांतर का हमको क्या निकालना है, मध्य मूल्य निकालना है। और बाकी की विधि वैसी ही है जैसी कि खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की विधि है ना, कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसे 0 से 10 जो वर्गांतर है इसका मध्य मूल्य निकाला 5, तो मध्य मूल्य क्या है 15। 20 से 30 का मध्य मूल्य क्या है 25, 30 से 40 का मध्य मूल्य 35, और 40 से 50 का मध्य मूल्य है 45। अब हम इन मध्य मूल्य के बीच में से ही किसी संख्या को क्या करते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, है ना, यानी समांतर माध्य हम मान लेते हैं। कल्पित माध्य नाम इसलिए क्योंकि हम कल्पना कर लेते हैं कि माध्य यही है। तो कल्पित माध्य मानने के लिए हम किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बीच की कोई संख्या हो। तो आप ये जो देख रहे हैं ना कि 5, 15, 25, 35 और 45, तो शुरू और आखिरी की छोड़ के बीच की तीनों में से किसी भी एक संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं। यहाँ पर हमने 25 को कल्पित माध्य के रूप में लिया, तो 25 को कल्पित माध्य मान करके और हम क्या करेंगे, इनका विचलन निकालेंगे। विचलन समझते हैं, यानी अंतर, है ना। जो कल्पित माध्य है उससे इस मध्य मूल्य का अंतर कितना। यहाँ पर जैसे मध्य मूल्य है 5, कल्पित माध्य 25 से इसका अंतर है -20, यानी विचलन है -20। इसी तरह 15 और 25 इनका विचलन क्या है -10। 25 से 25 का विचलन क्या होगा 0। ठीक। और 35 से विचलन 25 का कितना होगा यहाँ 10, और 45 से 25 का विचलन कितना होगा 20। अब ये जो विचलन आए हैं, इन विचलनों का हम अगले कॉलम में क्या करते हैं, आवृत्ति से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर विचलन क्या है -20, -20 का हम आवृत्ति 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 का गुणा -20 से हुआ तो -240। इसी तरह 21 का गुणा -10 से हुआ तो -210। 23 का गुणा यहाँ 0 से हुआ तो 0। 34 का गुणा 10 से हुआ तो 340, और 10 का गुणा यहाँ 20 से हुआ तो 200। अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, FD वर्ग। FD वर्ग अर्थात ये जो विचलन है अर्थात D
विचलन के वर्ग का आवृत्ति से गुणा करेंगे। यहाँ पर एक चीज और समझ लें, हमारी एनसीईआरटी की जो बुक हम पढ़ते हैं ना, उसमें यहाँ पर विचलन के लिए डी अक्षर का प्रयोग हुआ है, लेकिन पुरानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं या जो प्राइवेट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तकें हैं, यहाँ पर इसके लिए क्या प्रयोग होता है, डीएक्स। हमने अपने पिछले कालखंड में हमने क्या किया था, यहाँ पर विचलन के लिए डीएक्स का प्रयोग किया है, तो इससे हमको भ्रमित नहीं होना है। आप यहाँ dx भी लिख सकते हो और सीधे d भी लिख सकते हो, तो हम dx के स्थान पर d का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आखिरी वाला जो कॉलम, इसमें क्या करेंगे, हम विचलन के वर्ग का आवृत्ति से गुणा करेंगे। विचलन है 20 का वर्ग क्या होगा, 400, इसका आवृत्ति से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 4800। फिर यहाँ पर आवृत्ति है 21 और विचलन है 10 का वर्ग क्या हो गया, 100, ऋण 10 का वर्ग 100 का गुणा 21 से हुआ तो 2100। इसी तरह यहाँ विचलन 0 है तो 0 का वर्ग 0 होगा और 0 से किसका गुणा हो जाएगा, आवृत्ति 23 का, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पर आवृत्ति है 34, है ना, 34 का गुणा किससे होगा, विचलन 10 के वर्ग से, यानी 34 का गुणा 100 से हुआ 3400 आ गया। यहाँ पर भी 10 आवृत्ति है, आवृत्ति 10, इसका गुणा विचलन 20 के वर्ग से होगा। 20 का वर्ग कितना होता है, 400, तो 400 से हम किसका गुणा करेंगे, आवृत्ति का, तो 10 का 400 से गुणा हुआ तो कितना आ गया, 4। अब ये जो एफडी वर्ग के कॉलम में जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ा तो सिग्मा एफडी वर्ग कितना आ गया, 14300। ठीक है। अब इसी तरह एफडी का भी हमको योग करना है। एफडी का जब हम योग करते हैं तो हमको ये सावधानी रखना है कि ऋण जो चिन्ह है ना, चिन्ह के सहित हमको जोड़ना है। तो ऋण ऋण वाली संख्याओं को पहले जोड़ लें, फिर धन धन वाली संख्याओं को अलग जोड़ लें, और फिर ऋण और धन वाली संख्याओं को आपस में जोड़ें। तो यहाँ पर ऋण ऋण वाली संख्याओं का योग है ऋण 450 और धन धन वाली संख्याओं का योग है धन 540। इन दोनों को जोड़ने पर आता है धन 90। तो सिग्मा एफडी कितना आ गया, 90। अब ये जो मान है, इन मानों को हम प्रमाप विचलन का जो सूत्र है उस पर रखेंगे। प्रमाप विचलन का सूत्र क्या है, छोटा सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा एफडी वर्ग के बटे एन, ऋण सिग्मा एफडी के बटे एन पूरे का वर्ग। अब इसमें हम मान रख दें तो सिग्मा एफडी वर्ग कितना है, 14300, इसके बटे एन कितना है, 100। यहाँ पर सिग्मा एफडी कितना है, 90, तो यहाँ हमने 90 लिखा, 90 के बटे 100 और पूरे पर क्या लगाएंगे, वर्ग, है ना, स्क्वायर। अब अगली स्टेप में देखिए आप, 14300 के बटे 100, इसको वैसे ही रहने दिया, और 90 बटे 100 का वर्ग है, इसलिए 90 का वर्ग 8100, 90 का वर्ग मतलब 90 का 90 से गुणा, है ना, तो वर्ग कितना आ गया, 8100, और 100 का वर्ग 10,000। अब इन दोनों भिन्नों को आपको जोड़ना है, तो हमने आपको बताया था लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करके हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम एक तरीका ये भी कर सकते थे कि 8100 के बटे जो 10,000 है, तो 8100 में हम 10,000 का भाग कर देते, यहाँ 14300 में हम 100 का भाग कर देते, और इस संख्या के जो यहाँ पर जो भागफल आता उससे इसको घटा देते। ये भी एक तरीका है, लेकिन हमने यहाँ पर भिन्नों को लघुत्तम वाली विधि से जोड़ दिया है ना, जोड़ना या घटाना लघुत्तम वाली विधि से करते हैं। देखिए, तो 100 और 10,000 का लघुत्तम समापवर्ग हमने लिया 10,000, और चूंकि यहाँ पर 10,000 हर में है, यहाँ हर में 100 है, तो 100 का भाग यहाँ 10,000 में 100 बार जाता है, तो हम अंश में भी क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा हमने 14300 में किया, तो ये कितना आ गया, 14,30,000। ठीक है। और यहाँ 10,000 का भाग 10,000 में एक बार जाता है, तो एक का गुणा हम अंश में करेंगे, तो अंश में यानी 8100 में किया, तो यहाँ 8100 ही आएगा। अब 14,30,000 में से आपने 8100 घटा दिया, तो ये 14,21,900, 14,21,900, इसके बटे 10,000। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चूंकि ये करनी के अंदर है, तो हमको इन दोनों का वर्गमूल निकालना। यहाँ पर 10,000 का वर्गमूल निकालना तो आसान है, 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। अगर हम ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालने तो हमको आसानी होगी, तो हम क्या करते हैं, भाग विधि से हमने यहाँ पर 14,21,900 का वर्गमूल निकाला है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपने सीखा है,
ये हमको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब परीक्षा होगी तो परीक्षा में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं रख सकते आप, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। तो ये हमने कई बार जब भी इस तरह के सवाल आए हैं तो हमने आपको समझाया है, तो सभी से बन जाता है ना भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इसका हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो भाग विधि से हमने ये वर्गमूल निकाला, तो ये कितना आ गया? 14,21,900 का वर्गमूल 1192.4। अब 1192.4 के बटे 100, यानी यहां से ये करनी को हटाने के लिए, जब हम करनी को हटाते हैं ना, हटेगी कब? जब हम इनका वर्गमूल लिख लेंगे। तो हमने इनका वर्गमूल लिखा 1192.4 के बटे 100, करनी हट गई। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ सकती थी। हम क्या करते, इसका भी वर्ग लिखते, इसका भी वर्ग लिखते, यहाँ पर घात 2 के रूप में, यानी हम यहाँ पर ऐसे घात 2 के रूप में लिखते। ये 14,21,900 को इस रूप में लिखते और 10,000 को इस तरह से, और इसके बाद जब करनी हटाते तो घात 2 लेके करनी निकल जाती, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाती। तो 1192.4 के बटे 100। अब किसी संख्या में 100 का भाग करना, तो क्या होता है भाग करने में? 100 का भाग करने में दशमलव का चिन्ह 2 अंक बाईं तरफ आ जाता है। 1192.4, इसमें हम भाग कर रहे हैं 100 का। तो चूंकि 100 में 3 अंक है तो यहाँ के भी आप 3 अंक ले लो। 119, 100 का भाग 119 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 100 एकम 100। 119 में से आप यहाँ घटा दें, 9 में से शून्य घटाया 9, 1 में से शून्य घटाया 1, 1 में से 1 घटाया तो 0। अब अगला अंक उतारेंगे, हम यहाँ पर 1 अंक उतारेंगे। ठीक, 192। अब 192 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, है ना, तो एक बार गया, तो 100 एकम 100 घटा दिए। 2 में से शून्य घटाया 2, 9 में से शून्य घटाया 9, 1 में से 1 घटाया तो 0। अगला अंक क्या है? 4 है, लेकिन 4 उतारने से पहले आपको यहाँ दशमलव लगाना होगा, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक 4 है, तो यहाँ दशमलव लगा के हमने क्या उतार लिए? 4। 100 का भाग 924 में आप कितनी बार दोगे? 100 9 के 900, है ना, 9 बार आपने पहाड़ा पढ़ा, कितना आ गया ये? 900। घटा दिए, 4 में से शून्य घटाए 4, 2 में से शून्य घटाए 2, 9 में से 9 घटाए 0। अब इसके बाद भी भाग जा सकता है, दशमलव तो लगा ही हुआ है, तो आप और एक शून्य उतार लो। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया? 240, तो 100 दूनी 200। घटा दिए, शून्य में से शून्य घटाए 0, 4 में से शून्य घटाए 4, 2 में से 2 घटाए तो 0, और एक शून्य उतार लो, 400 हो गया, और 100 चौके 400। तो इस तरह से दशमलव का चिन्ह पहले कहाँ था? 1192.4 था ना, तो दशमलव का चिन्ह 2 अंक यहाँ आ गया, मतलब 11.924। यहाँ पर उत्तर क्या आ गया? 11.924। ये क्या है? इस समंक श्रेणी का मानक विचलन या प्रमाप विचलन। समझ में आ गया सभी को? इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आज के कालखंड में हमने सतत श्रेणी में कल्पित माध्य विधि द्वारा मानक विचलन निकालना सीखा। अर्थशास्त्र से संबंधित इसी तरह शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।